गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत विचरण या पाठ पढ़ने वाले। विचरण के पहले हम लोगों ने कक्षा छठी और सातवीं में अनुपात अनुपात समानुपात क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही अभ्यास किया है। आज हम लोग विचरण के अंतर्गत देखेंगे प्रश्न संग्रह 7.1। सबसे पहले संक्षिप्त में विचरण के बारे में बता दूं, विचरण होता क्या है। अब अगर हम लोग मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, जैसे मैं मार्केट गया, 1 किलो आलू खरीद करके लाया। अब 1 किलो आलू की कीमत मान लो 10 रुपए है। अभी तो 40 रुपया किलो चल रहा है, मान लो 40 रुपया 1 किलो का है। अगर मैं 5 किलो खरीदता हूँ तो मुझे 200 रुपये देने होंगे। 10 किलो खरीदता हूँ तो मुझे 400 रुपया देना होगा। मतलब जैसे जैसे मैं आलू की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ते जाएगी। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि अगर मैं 5 किलो आलू खरीदता हूँ तो मुझे 200 रुपया देना होगा। 10 किलो खरीदूंगा तो मुझे 400 रुपया देना होगा। 20 किलो खरीदूंगा तो मुझे 800 देना होगा। अगर मैं 2 किलो खरीदता हूँ, पैसे कम हो जाएंगे तुरंत। कितना होगा? 80 रुपये। इस तरह से हम देखते हैं, अगर यहाँ पर आलू वजन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कीमत भी बढ़ रही है, उसका मूल्य भी बढ़ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं विचरण। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। विचरण में भी दो प्रकार है। एक प्रत्यक्ष विचरण, जो आप लोगों को यहाँ पर सिखाया, दो ही प्रकार है, जिसमें प्रत्यक्ष विचरण और दूसरा है प्रतिलोम विचरण। अभी जो मैंने उदाहरण दिया वह प्रत्यक्ष विचरण का उदाहरण है, क्योंकि जैसे मैंने आलू का वजन बढ़ाया वैसे ही उसका मूल्य बढ़ा, और जैसे ही कम किया वैसे उसका मूल्य कम हुआ। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विचरण हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, 1 दर्जन कापियों का मूल्य 240 रुपये हो। 1 दर्जन कापी मतलब 12 कापियां। 12 कापियों का मूल्य 240 रुपये है। अगर हम लोग ज्ञात करें तो एक कापी का मूल्य हमको सीधे 20 रुपये मिल जाएगा। इस तरह से हम पहले जो उदाहरण हल करते थे, पहले जो सवाल हल करते थे, वो सीधे सीधे ऐसे ही करते थे। 12 कापियों का मूल्य 240, इसलिए एक कापी का मूल्य 20 रुपया, इसलिए 3 कापियों का मूल्य 60 रुपया, इसलिए 9 कापियों का मूल्य 9 × 20 180 रुपया। 24 कापियों का मूल्य कितना होगा? 24 × 20 480 रुपया, इसलिए 50 कापियों का मूल्य 50 × 20 1000 रुपया। लेकिन विचरण में इस तरह से हमको सवाल नहीं हल करने, एक का मूल्य नहीं फाइंड आउट करना, एक का नहीं ज्ञात करना। ज्ञात कर सकते हैं, उस तरह से भी सवाल का उत्तर आ जाएगा, हल कर सकते हैं। लेकिन विचरण कैसे दिया है? 12 कापियां 240 रुपये, 12 कापियां 240, 3 कापियां कितना होगा? यहाँ पे मान लो x रुपया है, मान लो x रुपया इसका, या m रुपया मान लो, क्योंकि कापियों की संख्या x दिया है, मूल्य y दिया है। अगर कापियों की संख्या बढ़ेगी तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। कापियों की संख्या 12 थी, अब यहाँ पर 3 हो गया, तो कापियों की संख्या कम हो गई तो मूल्य भी उसका कम होगा। जैसे 12 है, अब यहाँ पर 12 के स्थान पर 3 आ गया, मतलब इससे इसको भाग दे दो, इसको 12 को 3 से भाग दे दो, मतलब कितना आया? 4। अर्थात 4, 1/4 भाग हो गया उस कापियों का, 12 के स्थान पर 3 आ गया, तो 3 चौक 12। अगर 4 से यहाँ पर भाग दिया तो उत्तर 3 आए। तो यहाँ पर 12 में मैंने 4 से भाग दिया तो 4 तिहाई 12, और यहाँ पर 4 छक 24, तो 60 आया। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते, मतलब 4 तिहाई 12 3 आया। अगर ऊपर 4 से भाग दिया है तो नीचे भी 4 से भाग दे करके देखना है, क्योंकि प्रत्यक्ष विचरण में अनुपात समान होता है।
अर्थात इसका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, इसमें इससे भाग देंगे तो हमेशा 1/20 ही आएगा। 1/20 ही कैसे आएगा? जैसे अब देखो 3 से 60 में भाग दिया, 3 एक कम 3, यहाँ पर 1 आया, और 3 दूनी 6, और शून्य बचा है 1/20। इसका मतलब है प्रत्यक्ष विचरण में अनुपात समान होता है। अनुपात जो पहली संख्या दी गई है, कापियों की संख्या बटे मूल्य, हमेशा कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा, अचरांक ही आएगा। उसको अचरांक बोलते हैं और उसको के से डिनोट करते हैं, के से संबोधित करते हैं, दिखाते हैं। अब 9/180 किया अगर मैंने, देखो 9 के पहाड़े में 18 आता है, 9 एक कम 9, यहाँ पर 1 आ गया, 9 दूनी 18, यहाँ पर 2 आया, और आगे शून्य। इसका भी उत्तर 1/20 ही आएगा। वैसे 24 से भाग देंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, शून्य, एक जो बचा था यहाँ का, तो आ जाएगा 1/20। वैसे ही 50/1000, शून्य से शून्य कट कर दिया, 5 दूनी 10, यहाँ पर भी 1/20। तो हम देखते हैं कि जब प्रत्यक्ष विचरण होगा तो वह अनुपात उसका हमेशा समान होगा। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी के आधार पर आगे सभी सवाल हल किए गए और बहुत काम की चीजें। प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे के वर्गों में भी इससे संबंधित सवाल आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से सीखना। अब x और y समानुपात में है। समानुपात में है मतलब मैंने बताया है, जैसे 12 कापियां 240, अनुपात कितना आया 1/20, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/20। वैसे 3 कापियां 60 रुपया, तो 3/60 अनुपात आएगा 1/20। वैसे ही 9 कापियां 180, 1/20, 50 कापियां 1000, अर्थात 1/20। इस तरह से हम देखते हैं सभी का अनुपात समान है, तो प्रत्यक्ष विचरण में अनुपात समान होता है। अब उसको लिखेंगे कैसे? एक्स और वाई समानुपात में है, इस कथन को हम एक्स और वाई में प्रत्यक्ष विचरण है, अगर अनुपात समान आ रहा है तो उसके बीच प्रत्यक्ष विचरण है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और प्रत्यक्ष विचरण को अगर हमें सांकेतिक भाषा में गणित में लिखना है तो बीच में इस तरह का साइन, इस तरह का चिन्ह देते हैं, एक्स अनुपाते वाई, या एक्स और वाई में प्रत्यक्ष विचरण है, इस साइन को अल्फा कहते हैं। यहाँ पर दिया है अल्फा, यह विचरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला ग्रीक अक्षर है। ग्रीक का अक्षर है अल्फा, अल्फा बीटा गामा ये सब रेस के नाम है, लेकिन गणित में इसे प्रत्यक्ष विचरण के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रीक भाषा का अल्फा शब्द है, इसे हम उपयोग करते हैं, अल्फा अक्षर। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स अल्फा वाई। इंग्लिश में अगर इसको बोलना है तो हम बोल सकते हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वाई। एक्स और वाई समानुपाती है, इस तरह से कई तरह से इसको बोला जा सकता है। लिखते समय इसको लिखना है एक्स अल्फा वाई, और इस चिन्ह को कहेंगे अल्फा, ग्रीक अक्षर है या ग्रीक लेटर। समीकरण के रूप में लिखना है तो एक्स और वाई में प्रत्यक्ष विचरण है, यहाँ पर के जो है स्थिर पद है, अचरांक है, स्थिरांक है जो बदलता नहीं, इंग्लिश में इसको कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिर है, बदलेगा नहीं। एक्स बराबर के वाई लिखते हैं, यहाँ के स्थिर पद है, एक्स बराबर के वाई या एक्स बटे वाई बराबर के। अभी हम लोगों ने पहले के उत्तरों में देखा किस तरह से 12/240, फिर 3/60, 9/180, 50/1000, 24/480, लास्ट में 1/20। अगर सबको हम डिवाइड करते गए तो हमको के जो था स्थिरांक, स्थिरांक क्या था 1/20, सबका उत्तर आया। इसका मतलब है एक्स और वाई का जब भी अनुपात निकालेंगे के आएगा, यदि विचरण प्रत्यक्ष है तो। अब यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए। वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपात में होता है। अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र है πr²। तो यहाँ पर क्या दिया है? वृत्त का क्षेत्रफल ए का मतलब एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, त्रिज्या आर, आर मतलब रेडियस। उपर्युक्त कथन को हम लिख सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू r², या ए और आर
का वर्ग, के मतलब एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, और उसकी त्रिज्या का वर्ग हमेशा समानुपाती होता है। ए अल्फा आर स्क्वायर, इस तरह से भी इसको बोला जा सकता है। अब दूसरा जो उदाहरण दिया है, द्रव का दाब P इस द्रव की गहराई D के प्रत्यक्ष विचरण में है, इस कथन को P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू D या P और D में प्रत्यक्ष विचरण है, इसलिए P अल्फा D, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और सवाल दिए हैं, उसको हम उदाहरण को हल करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। एक्स वाई के प्रत्यक्ष विचरण में है, एक्स का मान दिया है 5 और वाई दिया है 30, तो विचरण का अचरांक ज्ञात करो। विचरण का अचरांक के लिए क्या सूत्र था? एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वाई, एक्स और वाई में प्रत्यक्ष विचरण है, इसलिए एक्स बटे वाई बराबर के, इसको सिर्फ याद रखना इस सूत्र को, एक्स बटे वाई बराबर के याद रखो, या एक्स बराबर के वाई, दोनों एक ही सूत्र है। एक्स बराबर के वाई, तो के अपने जगह पर रहेगा और वाई इस तरफ आकर के भाग बटे में, तो हमको मिलेगा यही एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू के। एक्स और वाई दो कोई अलग अलग चीजें दी गई, अगर वो प्रत्यक्ष विचरण में तो हमेशा समानुपाती रहेगी। समानुपाती अर्थात उसका जो अनुपात है हमेशा समान आएगा। जैसे उदाहरण में मैंने वस्तुओं का नाम बताया, एक चौक की कीमत समझो 2 रुपए, तो 5 चौक की कीमत 10 रुपए होगी, 10 चौक की कीमत 20 रुपए होगी, फिर 2 चौक की कीमत 4 रुपए होगी, अर्थात एक संख्या बढ़ रही, उसका मूल्य भी बढ़ रहा है। अगर चौक की संख्या मैंने कम किया तो मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, उसका मूल्य भी कम होगा। अर्थात एक्स और वाई के बीच हमेशा अनुपात समान ही आएगा। यहाँ दिया है एक्स बराबर के वाई, के विचरण का अचरांक है, एक्स 5 तब वाई 30, अगर एक्स का मान 5 है तो वाई का मान 30 दिया गया। तो अचरांक क्या आएगा? 1/6। कैसे? एक्स बटे वाई बराबर के, एक्स बटे वाई बराबर के, तो एक्स कितना है 5 और वाई कितना है 30, एक्स 5 वाई 30, 5/30, 5 एकम 5, और फिर 30 को काटेंगे तो 5 6 30, उत्तर मिलेगा 1/6। इस तरह से जो विचरण का अचरांक हमको मिला 1/6, के का मतलब मैंने बताया कांस्टेंट, अचरांक स्थिरांक जो बदलता नहीं है, अर्थात कितना भी संख्या हम बढ़ाते जाएंगे वह समानुपाती होगी प्रत्यक्ष विचरण में, और हमको जो उत्तर मिलेगा वह दोनों एक्स और वाई का अनुपात हमेशा 1/6 ही मिलेगा, इसलिए उसको अचरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। इस आधार पर एक्स बराबर के वाई, अर्थात एक्स बराबर y/6 या y इक्वल्स टू 6x, यह हमको प्राप्त होगा। तीनों तरीके से लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू के, या एक्स बराबर के वाई, या वाई बराबर इस तरह से भी लिख सकते हैं 6x, क्योंकि 1/6 से इसको गुणा किया है, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं उत्तर। मूंगफली की कीमत तथा उसके वजन में प्रत्यक्ष विचरण है। अगर मैं 5 किलो मूंगफली खरीदता हूं तो मुझे 450 रुपए देने होंगे। 5 किलो मूंगफली खरीदा तो 450, 1 किलो खरीदूंगा तो 90 रुपए देने होंगे। अर्थात मूंगफली की जो क्वांटिटी है, किलोग्राम है, वजन है, उसको मैंने कम किया, मुझे कीमत कम देनी होगी। अगर वजन मैंने बढ़ाया, अब यहाँ पर 1 क्विंटल मूंगफली की कीमत कितनी होगी, अर्थात 100 किलो मूंगफली की कीमत कितनी होगी। यहाँ पर अगर मैंने वजन बढ़ाया मूंगफली का, एक 5 किलो की अपेक्षा में 100 किलो खरीद रहा हूँ तो मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे, इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष विचरण होगा। सबसे पहले समझना है कि विचरण कौन सा है, प्रत्यक्ष विचरण है या प्रतिलोम। तो पहले जो चैप्टर है एक्सरसाइज है 7.1, उसमें थोड़ा भाजी, थोड़ा चावल उदाहरण अच्छे। के भी दिए गए। माना मूंगफली की कीमत एक्स तथा मूंगफली का वजन वाई है। अब एक्स और वाई हम लोगों ने क्या ले लिया, एक्स जो है वह मूंगफली की कीमत और वजन वाई ले लिया। अब यह हमेशा समानुपाती होगी, एक्स तथा वाई में प्रत्यक्ष विचरण दिखाई देता है, इसलिए एक्स अनुपात वाई बराबर या एक्स बराबर के वाई, इस तरह से हम ले सकते हैं। सबसे सरल तरीका है एक्स बटे वाई बराबर के, जो मैंने यहाँ पर पहले ही समझाया स्टार्ट में। इसके पहले जो उदाहरण था एक्स बटे वाई, अर्थात उसका जो अनुपात होगा वह हमेशा बराबर आएगा, या इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स बराबर के वाई। अगर एक्स 450 रुपए तो वाई
5 होता है यह दिया गया है, इस आधार पर के ज्ञात करना है। तो क्या आएगा के हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, के 90 मिलेगा। जो विचरण का अचरांक है वह क्या मिलेगा, 90। इसलिए y बराबर 100 हो तो 90 गुणे 100। या दूसरा तरीका मैंने बताया कि जैसे पहले हम पूर्व की कक्षाओं में ज्ञात करते थे, 5 किलो मूंगफली की कीमत 450, इसलिए 1 किलो मूंगफली की कीमत 450 बटे 5, 5 9 45, 90 रुपया 1 किलो का। तो 100 किलो का कितना होगा, 90 गुणे 100, 9,000 रुपए 1 क्विंटल मूंगफली की कीमत होगी। इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विचरण के अनुसार जाओगे तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर प्रश्न संग्रह 7.1 के प्रश्न दिए, इसको मैंने अगले स्लाइड में हल किया है, वहां पर हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला दिया है विचरण के चिन्ह का उपयोग करके लिखिए। विचरण का चिन्ह मैंने बताया था कि बीच में जो ग्रीक अक्षर है अल्फा का उपयोग करते हैं। अगर प्रत्यक्ष विचरण है तो कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई में अगर प्रत्यक्ष विचरण है तो एक्स अल्फा वाई लिखना है। अगर यहाँ पर जैसे दिया है वृत्त की परिधि सी, उसकी त्रिज्या आर के समानुपात में होती है। वृत्त की त्रिज्या और परिधि सी मतलब सरकमफ्रेंस है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आर, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आर। सी और त्रिज्या में प्रत्यक्ष विचरण है, सी और उसकी त्रिज्या, सी मीन सरकमफ्रेंस, परिधि, तो वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या समानुपाती है, इसलिए सी अल्फा आर लिखा गया। सी और आर में प्रत्यक्ष विचरण है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इससे सिर्फ इतना ही लिखा तो भी उसको हम क्या पढ़ेंगे, सी समानुपाती है आर के, या सी और आर में प्रत्यक्ष विचरण है। और दूसरे तरीके से इसको पढ़ना है तो सी अल्फा आर। अब कार में भरा पेट्रोल यल तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी डी प्रत्यक्ष विचरण में होती है। आप कितने लीटर पेट्रोल भरा, अगर 10 लीटर पेट्रोल भरा है, मान लो 100 किलोमीटर जा रही है, 20 लीटर भरूंगा तो 200 किलोमीटर जाएगी, 5 लीटर भरूंगा तो 50 किलोमीटर ही जाएगी। तो अगर पेट्रोल मैंने ज्यादा भरा है तो डिस्टेंस ज्यादा तय करेगी वह कार, और अगर मैंने पेट्रोल कम भरा है तो कम। तो दोनों के बीच प्रत्यक्ष विचरण है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ता है, इसका मतलब है दोनों के बीच प्रत्यक्ष विचरण है। तो यहाँ पर उसको सांकेतिक भाषा में एल अल्फा डी, एल अल्फा डी मतलब एल फॉर लीटर, पेट्रोल कितना लीटर है, डी फॉर डिस्टेंस कितनी दूरी तय की गई, एल और डी के बीच प्रत्यक्ष विचरण है। अब यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिसको मैंने यहाँ पर हल किया है। सेब का मूल्य तथा सेबों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है, इस आधार पर निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो। सेबों की संख्या x है और सेब का मूल्य y दिया है। जैसा मैंने बताया, जैसे जैसे सेब की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मूल्य बढ़ेगा, और जैसे जैसे सेबों की संख्या हम कम करेंगे मूल्य कम होगा। अगर ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देना होगा, इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष विचरण है। आसानी से समझ सकते हैं, दैनिक जीवन में इन सब चीजों का, इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं, अनजाने जाने जैसा भी है। क्योंकि अगर हम मार्केट में गए, 1 दर्जन केले खरीदे 40 रुपए दिए, 2 दर्जन खरीदा तो मुझे 80 रुपया देना होगा। अगर मैंने आधा दर्जन खरीदा तो 20 रुपया देना होगा। अगर मैंने संख्या कम की तो मुझे पैसा कम देना होगा, संख्या बढ़ाई तो मुझे पैसे ज्यादा देने होंगे। दैनंदिन के उदाहरण है सब। अब सेबों की संख्या अगर एक है, एक सेब और उसका मूल्य 8 रुपए, अगर 4 सेब हुआ तो कितना होगा, 32 रुपए, 4 8 32, 7 सेब हुए तो 56, या 56 रुपए में कितने सेब मिलेंगे, तो 7 मिलेंगे। 12 अगर सेब खरीदने मुझे, एक की कीमत 8 है तो 12 8 96, 96। अगर 160 रुपया मुझे दिया गया है और सेब लाने के लिए कहा गया है, तो 160 को हम लोग 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक सेब की कीमत 8 रुपए है। तो 160 बटे 8 तो मुझे 160 रुपए में 20 सेब मिलेंगे। यह सब प्रत्यक्ष विचरण के उदाहरण है। उसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका, एक का अनुपात निकाल लो। सबसे पहले सेबों की संख्या एक, मूल्य 8 रुपए, तो 1/8, और यहाँ पर अब हो गया 56 बटे में मुझे कितना मिला है, 56। तीसरे सवाल में हम देखते हैं 56 आना चाहिए,
तो 8 में मैंने कितने से गुणा किया तो 56 आया, 7 से। 8 सते 56, तो जब मैंने 8 में 7 से गुणा किया तो मुझे 56 मिला। ऊपर 1 था तो मुझे 1 में 7 से गुणा करना होगा। जिस संख्या से मैंने हर में गुणा किया है उसी से अंश में भी करना होगा। यहाँ पर 56 कैसे आया, जब मैंने हर में 7 से गुणा किया तो 8 सते 56, 56 मिला, तो ऊपर भी मुझे 7 से गुणा करना होगा। 7 एकम 7, इस तरह से इस रिक्त स्थान में 7 आएगा। अब दूसरा सवाल भी पहले के साथ कंपेयर करेंगे इसको तो आसानी से आ जाएगा। 1/8, अब यहाँ पर हो गया 96। 96 आया, मतलब 8 में मैंने 12 से गुणा किया तभी 96 आया। तो 1 में किससे गुणा करूंगा, अगर हर में मैंने 12 से गुणा किया है तो अंश में भी मुझे 12 से गुणा करना होगा। तो 12 अठा 96, 12 एकम 12, इस रिक्त स्थान में मुझे 12 मिलेगा। अगर 12 दिया है तो यहाँ पे 96 आएगा, तो इसको हम लोग बॉक्स बना सकते हैं यहाँ पर 96। उसी तरह से 160 रुपए में कितने सेब आएंगे, तो 1/8 और बटे में 160 मिला। तो मतलब इसमें मैंने अगर 20 से गुणा किया है, इस तरह के जो उदाहरण थे या पहले प्रश्न संग्रह में हम लोगों ने 5वें या 6ठे प्रश्न संग्रह में इसको हल किया है, इस तरह से हम बाकी की कक्षाओं में भी हल कर चुके हैं। यहाँ पर 8 है, अब हर में 160 हो गया, तो क्या करेंगे, इसको 20 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 160। उसी तरह से अगर हर में 20 से गुणा किया तो अंश में भी 20 से, 20 एकम 20, इसलिए जो 20 सेबों की संख्या मिली मुझे 160 रुपए में मुझे 20 सेब मिलेंगे। इस तरह से उस उदाहरण को, इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न दिया है, यदि यम प्रत्यक्ष विचरण यम और एन में प्रत्यक्ष विचरण है, यम अल्फा एन, यम एन समानुपाती है, इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। यम का मान दिया है 154 और एन दिया है 7। अगर एन का मान 14 हुआ, हम देखते हैं यहाँ पर जब यहाँ पे 7 था एन, अब यहाँ पर एन कितना हो गया, 14, डबल हो गया। तो यहाँ पर 154 है। जैसे 7 चीज कोई भी मैंने खरीदी तो मुझे 154 रुपए देने पड़े। अगर मैंने 14 खरीदा तो कितना देना होगा, उसका डबल, 154 का डबल 308, उसका दुगुना 308 मिला मुझे। लेकिन उसको हल करने का तरीका मैंने बताया, एम और एन समानुपाती है, या दोनों के बीच प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है, इसलिए यम बटे एन बराबर क्या होगा, 154/7। अब 22/1, इसका जो अनुपात आया वह 22/1 आया। पहले 1 का अनुपात निकालेंगे तो आसानी से हम जा सकते हैं। यम बटे एन बराबर 22/1। अब यहाँ पर 14 आ गया, मतलब 14 में 1 से गुणा किया तब 14 आया, इसलिए जब 14 में हर में हमने 14 से गुणा किया तो अंश में भी 14 से गुणा करेंगे, मिलेगा 308। इसको ऐसे भी हम देखेंगे, बिना कैलकुलेशन के तो भी आसानी से कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, यम 154 है, यन 7 है, यन 7 की जगह 14 हो गया, डबल हुआ, दुगुना हुआ, तो यम भी दुगुना होगा, 308 हो जाएगा। अब यन और यम के प्रत्यक्ष विचरण में हो तो दी गई सारणी पूर्ण करिए। यम और यन 3 फिर 12 5 20, अगर इसको देखेंगे प्रत्यक्ष विचरण है तो इसका जो अनुपात है यहाँ पे मैंने हल किया है 3/12 समानुपाती होगा, प्रत्यक्ष विचरण है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4, और यह अचरांक होगा, स्थिरांक होगा, यह बदलेगा नहीं। सभी का अनुपात निकालेंगे तो भी 1/4 ही मिलेगा। अब 5/20 था, जैसे 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 मिला। इसी के आधार पर हमको आगे के रिक्त स्थान पूरे करने। तो सबसे पहले क्या किया, यम और यन का स्थिरांक निकाल लिया। क्या आया उसका अनुपात, 1/4। यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सभी का बराबर ही आएगा, इक्वल आएगा, समानुपाती होगी सभी। तो यम बटे एन बराबर 1/4। अब उस स्थान पर 20 आ गया, इसका मतलब क्या है, 4 की जगह पर 20 आया, इसमें मैंने 5 से गुणा किया तभी 20 आया, 4 पचे 20। अब 5 यहाँ पर, तो अंश में भी 5 से गुणा किया, 5 एकम 5। एकदम आसानी से सीख सकते हो इसको। नहीं समझ में आया तो इस 4 की स्थान पर 20 कैसे आया देखो, अगर 4 से 20 को भाग दे दोगे तो 5 आएगा, इसका मतलब 4 में हमने 5 से गुणा किया होगा तभी हमको यहाँ पर 20 मिला। अगर हर में मैंने 5 से गुणा किया तो अंश में भी मुझे 5 से गुणा करना होगा, तो आ जाएगा 5 एकम 5।
उसी तरह से दूसरा सवाल, m बटे n बराबर 1/4, यहाँ पर 6.5 है और 4 गुणे 6.5, क्योंकि एक के स्थान पर 6.5 मिला है, 6.5। तो अगर अंश को मैंने 6.5 से गुणा किया तो हर को भी 6.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, तो मुझे मिलेगा 26। गुणा करके देखोगे तो 26 आएगा, 6.5 गुणे 4, तो यहाँ रिक्त स्थान में 26 आएगा। उसी के आधार पर चौथा सवाल हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर n मिला है मुझे 28, मुझे m ज्ञात करना है, तो m बटे n 1/4। अब 4 के स्थान पर 28, मतलब 4 सत्ते 28, 7 से गुणा किया हर में, इसलिए अंश में भी 7 से गुणा किया, 7 एकम 7। वैसे ही पांचवा सवाल 1.25, m का मान दिया है और मुझे n का मान ज्ञात करना है, तो m बटे n बराबर 1/4 और अंश में मुझे क्या मिला 1.25। अगर एक में हम लोग 1.25 से गुणा करेंगे तो 1.25 ही मिलेगा, तो इसलिए हर में भी हम लोग 1.25 से गुणा करेंगे, तो 4 में जब 1.25 से गुणा किया तो हमको उत्तर मिलेगा 5.00 या 5 लिख सकते हैं इसको, इसलिए पांचवे का उत्तर मिला 5। इस तरह से पांचवे सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है, नहीं है, सही है। y x से वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है, y और x का जो इसमें अनुपात है वह वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में, अर्थात x का वर्गमूल तो उसको हम लोग करनी में लिखेंगे x, तो क्या मिलेगा हमको x 16 और y 24 दिया यहाँ पर मान, और y बराबर क्या बताया मैंने, y बराबर √x इंटू के अचरांक है यहाँ पर, √x मतलब x का मान 16 दिया है, इसलिए √16 16 का वर्गमूल हमको मिलेगा 4, और y का जो मान है वह 24, y के स्थान पर उसका मान 24 रखा और x के स्थान पर उसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल हमको मिला 4, तो 4 गुणे के बराबर 24। अब 24 यहाँ पर 4 गुणे में है, इसलिए यहाँ पर बटे में आ जाएगा, भाग में। अगर दाहिनी तरफ गुणा है तो बाईं ओर आने के बाद भाग होगा, पहले सिखाया है मैंने। अगर बाईं ओर गुणा है तो दाहिनी तरफ जाके बटे में आ जाएगी वो संख्या, भाग होगा। अगर इस तरफ लेफ्ट में धन है तो राइट में जाके ऋण होगा, अगर लेफ्ट में ऋण है तो दाहिनी तरफ वो संख्या जाएगी तो उसका चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। तो जैसे साइड बदलता है वैसे उसका साइन चेंज होता है, पहले मैंने कई उदाहरणों में इसको समझाया है, इसको फिर से समझ लो। अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई तो राइट में डिवाइड, अगर राइट में डिवाइड है तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4 गुणे है तो यहाँ पर आके बटे में आ गया 4, तो 24/4, 4 छंग 24, के का मान हमको मिला 6। इस तरह से हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 6 जो कांस्टेंट संख्या उनको चाहिए थी वह मिली हमको 6। अब इसके आगे विचरण का समीकरण कैसे लिखेंगे, विचरण का समीकरण बराबर y इक्वल्स टू √x इंटू के, और k का मान हमको 6 मिला है, इसलिए y बराबर k के स्थान पे हमने 6 रख दिया, √x, यह इसका समीकरण बना। अगला जो सवाल दिया है छठा, सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपए मजदूरी देनी पड़ती, अगर हमने 4 मजदूर लगाए तो 1000 रुपए मजदूरी दे रहे हैं। अब मैंने मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, 4 मजदूरों के स्थान पर मैंने अब मजदूरों की संख्या 17 कर दी, 17 कर दी तो मुझे मजदूरी भी ज्यादा देनी होगी। जब 4 मजदूर थे 1000 रुपए देता था, अब 17 मजदूर 17 लोगों को काम पे लगाए तो मुझे ज्यादा पैसा देना होगा, ज्यादा मजदूरी देनी होगी, इसलिए यहाँ पर भी प्रत्यक्ष विचरण होगा। और मान लो यहाँ पर x रुपए देने पड़े, माना 17 मजदूरों की मजदूरी x रुपए होगी, यहाँ मजदूरी और मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है, जैसा मैंने बताया प्रत्यक्ष विचरण क्यों है, अगर मजदूरों की संख्या बढ़ी तो मजदूरी भी मुझे ज्यादा देनी होगी। अब 4/17 इसके समानुपाती होगा, इसको आसानी से हल कर सकते हैं, ऐसे कॉलम बना लिए, मजदूरों की संख्या, मजदूरी, 4 मजदूर 1000, 17 मजदूर माना x रुपए दे रहे, प्रत्यक्ष विचरण है इसलिए अनुपात समान होगा, तो 4/17 बराबर 1000/x, 4/17 बराबर 1000/x, तिर्यक गुणा करेंगे, 4 गुणे x बताया, यहाँ पे भाग है तो इधर आके गुणा, तिर्यक गुणा
4 इंटू एक्स, 4 गुणे एक्स, वैसे ही 1000 में 17 से गुणा करेंगे या बटे में, तो यहाँ पर आकर के गुणे 1000 गुणे 17, इसलिए x बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई है 4, यहाँ आके डिवाइड हो गया, बटे में आ गया। तो 4 से जब 1000 को भाग देंगे तो 250 आएगा। फिर 250 इंटू 17, 250 में 17 से गुणा करेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा 4250 रुपए। और उत्तर को हम लोग लिखेंगे 17 मजदूरों को 4250 रुपए मजदूरी देनी पड़ेगी। प्रत्यक्ष विचरण कैसे समझ में आया? अगर मजदूरों की संख्या मैंने बढ़ाया तो मजदूरी भी बढ़ेगी। अगर मैं संख्या को कम करता हूं, जैसे 4 मजदूर थे, उसके स्थान पर 2 मजदूर लेता हूं, तो मुझे 500 रुपए सिर्फ मजदूरी देनी है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष विचरण है, और प्रत्यक्ष विचरण है तो उसका अनुपात समान होगा, अनुपात अचरांक के स्थिरांक मिलेगा, इसलिए 4/17 बराबर 1000 बटे x, फिर यह गुणा करके हम प्राप्त कर सकते हैं 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी होगी। तो यहाँ पर उत्तर मिला हमको 17 मजदूरों को 4250 रुपए मजदूरी देनी पड़ेगी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में सवाल आया होगा, फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।